धर्म जोड़ने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर ऐसे उन्मादी हो जाते हैं कि बहुत पुराने रिश्ते तक को तोड़ने लगते हैं। फिर चाहे तो विदेश हो या फिर आतंकवादी संगठन, सभी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब के अपमान के मामले में चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर अधर्मी आतंकवादी संगठन हो, सब एक भाषा बोल रहे हैं। आज इंडिया चाहता है कि दर्शक ये देखेंगे कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इज्जत कमाई है, जो रुतबा बनाया हिंदुस्तान का, उसको मिटाने के लिए कौन सा साजिश वाला चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आपको मैं इस खबर से भी वाकिफ कराऊंगा कि अलकायदा को बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और असदुद्दीन ओवैसी अलकायदा की आतंकवादी धमकी पर चुप क्यों है। क्या ये मौका परस्ती नहीं है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही तमाम मुस्लिम नेता अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन पर चुप हो जाते हैं या नरमी बरतने लगते हैं। जैसा कि मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने कहा कि वो आतंकवादी संगठनों से अपील करते हैं, ध्यान से सुनिए, आतंकवादी संगठनों से अपील करते हैं कि वो हमारे अंदरूनी मामले में दखल न दे। आलोचना करने की बजाय तौकीर साहब अपील कर रहे थे। मैं आगे आपको विस्तार से अपने इन तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के पाखंड के बारे में भी आज बताने वाला हूं, लेकिन पहले मुस्लिम देशों की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर भारत से नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन अल कायदा की आतंकी हमले वाली धमकी पर ये तमाम इस्लामिक देश, तमाम मुस्लिम देश चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन ऐसा करके क्या वो सही साबित हो सकते हैं? मेरा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आज हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है। नुपुर मामले में भारत को मिली अल कायदा की धमकी पर मुस्लिम देशों की या अरब देशों की चुप्पी ने क्या इन देशों की पोल खोल कर रख दी है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए, और @ABP न्यूज़ हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर आपको जवाब देना है। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या नुपुर शर्मा मामले में भारत को जो अल कायदा से धमकी मिली है उस पर अरब देशों की चुप्पी क्या इन देशों की पोल खोल रही है? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई कर दी। बावजूद इसके चाहे कई मुस्लिम राष्ट्र हो, पाकिस्तान हो या आतंकवादी संगठन अल कायदा हो, ये सब अगर अलग अलग मुंह से एक ही बातें कहते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इन सब का रचा हुआ साजिश वाला चक्रव्यूह है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे तमाम संगठन हो, देश हो, वो इस्लाम के नाम पर एकजुट हो रहे हैं और भारत को घेरने की एक नाकाम सी कोशिश करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। खुद आसमान छूने और हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जारी है। अब देश को आगे ले जाना है और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना है।
2014 का चुनाव जीतने के बाद किसी को भी ये अंदाज नहीं था कि मोदी हिंदुस्तान की विदेश नीति को उस मुकाम पर ले जाएंगे कि दुनिया नए नजरिए से इसे देखने लगेगी। वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको, और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। ये देश का भट्ठा बिठा देगा। 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। 8 साल में पीएम मोदी की गिनती दुनिया के टॉप लीडर्स में होती है। सबको ये लग रहा था कि अपनी छवि के चलते इस्लामिक दुनिया मोदी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात, मुस्लिम देशों ने मोदी को गले भी लगाया और रिश्तों को नया मुकाम भी दिया। लेकिन अब एक घटना ने दुश्मनों को दे दिया है मौका। वो मौका जिसका इंतजार उन्हें बरसों से था, वो नुपुर शर्मा के बयान ने दे दिया। अब मोदी के सामने इसे तोड़ने का चैलेंज है। इस व्यू को तैयार करने वाला है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसकी नजरों में खाड़ी देशों का मोदी प्रेम बरसों से खटक रहा था, और अब वो इस घटना को लेकर माहौल बनाने में लगा है। सोशल मीडिया के खिलाड़ी जो मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत के प्रति नफरत फैला रहे हैं। भारत के कट्टरपंथी संगठन, वो संगठन जो लगातार पीएम मोदी को इस घटना के लिए घेर रहे हैं। पीएफआई, इस्लाम के नाम पर देश में नफरत फैलाने वाला ये संगठन मोदी को घेरने के लिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, और अब इस लड़ाई में कूद गया है आतंकी संगठन अल-कायदा। नुपुर शर्मा के ईश निंदा वाले बयान के मामले में अब आतंकी संगठन अल-कायदा की भी एंट्री हो गई है। अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। धमकी भरी चिट्ठी में अल-कायदा ने पैगंबर साहब के सम्मान में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आतंकी हमलों की धमकी दी है। दरअसल ये सब यूं ही नहीं हो रहा। लंबे समय से हाशिए पर पड़े पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ी, जिसका असर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया में दिखा, और अब उसने अपने रिमोट से अल-कायदा का बटन दबा दिया है। पाकिस्तान तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, और ये तो बहुत बड़ा मौका उसको मिल गया है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल-कायदा के ऊपर पाकिस्तान की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, और अल-कायदा के हमले की धमकी के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। अल-कायदा की स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने गज़वाए हिंद की भी धमकी दी है कि वो भारत के ऊपर हमला करके भारत पे कब्जा करेंगे। देखिए साहब, ये 2 टके की ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपनी जो है औकात से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अल-कायदा ने धमकी दी है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बदले हुए माहौल में आतंकी साजिश रचकर वो पाकिस्तान के इशारे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी जिन्होंने आतंक की कमर तोड़ दी है। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। अब चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान वाले बयान को लेकर पैदा हुए साजिशों के इस बवंडर से वो कैसे निपटते हैं, खाड़ी और दूसरे देशों में भरोसा कैसे जगाते हैं, और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की धमकी को कैसे मसलते हैं। वैसे भी बड़े चैलेंज में मोदी को उभरना आता है। पत्थर में लकीर खींचने की कला में वो माहिर है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। बस एक बहाना मिलना चाहिए। दुनिया के मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार को घेरने के लिए कई मोर्चे, कई देश काम करते हैं। उनमें पाकिस्तान तो सबसे आगे है। 3 साल पहले मार्च 2019 में OIC ने अपनी बैठक में भारत को न्योता दिया था, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। सुषमा स्वराज को न्योता देने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री
शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी थी कि वो OIC का बहिष्कार करेंगे, लेकिन UAE ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के उस सबसे बड़े संगठन का बॉयकॉट करना पड़ा और इस चक्कर में वो खुद अपनी बिरादरी में ही अछूत हो गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बहाने वो मुस्लिम देशों से पुराने रिश्ते अब बहाल करना चाहता है, भारत को बदनाम करना चाहता है। आप याद कीजिए कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया तो पाकिस्तान दुनिया के सामने, मुस्लिम देशों के सामने चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, UAE ने तो PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित भी किया। बहरीन ने PM मोदी को किंग हमद पुरस्कार से नवाजा। वैसे तो अमेरिका खुद को भारत का दोस्त बताता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका भी खाड़ी देशों की भारत को लेकर तल्खी का फायदा उठाना चाहता है। बाइडेन प्रशासन भारत और रूस की दोस्ती से नाखुश रहता है। उसने कभी खुली धमकी देकर तो कभी मानवाधिकारों के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसके सालाना धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भी भारत की कड़ी आलोचना की गई है। नूपुर पर सबकी जुबान चलती है, लेकिन जब भारत पर आतंकवादी हमला करने की धमकी अल कायदा देता है तो सबकी जुबान पर ताला जड़ जाता है। अब तक, जी हां, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी खाड़ी देश, किसी भी मुस्लिम देश या अमेरिका ने अल कायदा की इस धमकी की निंदा तक नहीं की है। आप दुनिया के तमाम उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा कि मुसलमानों को लेकर भी मुस्लिम देशों की सोच बहुत सिलेक्टिव रहती है। वो इस्लाम के नाम पर चुप्पी साध लेने में ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं, ऐसी बातें आपके सामने रखता हूं जिससे इनकी पोल खुलती है। मुस्लिम देश चीन में उइगर मुसलमानों की दुर्दशा पर खामोश रहते हैं। क्यों? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की बेहाली पर यह मुस्लिम देश क्यों कुछ नहीं बोलते? पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में बेगुनाह नमाजी मस्जिदों में मारे जाते हैं, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अश्लील पेंटिंग बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को अपने देश में शरण तक दे देते हैं। कतर ने उस वक्त हुसैन को अपने देश में शरण दी थी और इन देशों ने किसी ने भी आलोचना नहीं की थी। और कश्मीर में जब अल्पसंख्यकों की, खासकर कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, तब ये मुस्लिम देश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये सिलेक्टिव सोच बहुत खतरनाक है। ये सोच हिंदुस्तान में भी कुछ धर्मगुरुओं की है। इसी सोच के तहत मौलाना तौकीर रजा अल कायदा से अपील करते हैं। जी हाँ, अपील, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हिंदुस्तान के मामले में दखल ना दो। अपील भी है और प्लीज भी है। न जाने किसको प्लीज कर रहे हैं तौकीर रजा साहब। उस अल कायदा से जो 20 साल पहले इस दुनिया में बर्बादी का दूसरा नाम था, उस अल कायदा से अपील कर रहे हैं तौकीर रजा। देखिए क्या हालात है इनकी। 11 सितंबर 2001 अल कायदा का WTC पर हमला, 2 विमानों की टक्कर से 2977 मौत, और इसके साथ दुनिया ने अल कायदा का सबसे बड़ा आतंकी और घिनौना चेहरा देखा। लेकिन उसके अगले साल ही एक और हमला हुआ। अक्टूबर 2002 इंडोनेशिया का शहर बाली, अमेरिकी दूतावास के सामने हमला, 202 लोगों की मौत। फिर तो सिलसिला सा शुरू हो गया। कभी स्पेन में तो कभी लंदन में अल कायदा के आतंकी हमले होते रहे। अब वो अल कायदा नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर हिंदुस्तान में शहर दर शहर धमाकों की धमकी दे रहा है। उसकी एक चिट्ठी घूम रही है जिसमें लिखा है, हम पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेंगे, शरीर में विस्फोटक बांधकर धमाका करेंगे, दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। हमारे पैगंबर ने हमें गज़वा-ए हिंद के बारे में बताया। हम भारत के शासकों की मौत और तबाही की लहर लेकर आएंगे। अब देखिए कि हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को मौत के घाट उतारने की धमकी देने वाले अल कायदा पर हिंदुस्तान के मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा कितनी नरमी से पेश आ रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी ये अपील करता हूँ, उन आतंकवादी संगठनों से भी, हमारे
घरेलू मामला में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, और उन तमाम हुकूमतों से भी कि ये हमारा घरेलू मामला है, हम मजबूती से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां अपील करनी चाहिए वहां दंगा भड़काने वाली बात करेंगे, और जहां हिंदुस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए वहां जुबान लड़खड़ाने लगती है। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश वाले गृह मंत्री भी अलकायदा को कायदा और फायदा सिखा रहे हैं। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाता। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। अलकायदा से निपटना कोई शायरी नहीं, लेकिन हर गंभीर मुद्दे को सड़क छाप बयान में बदलने वाली राजनीति शायद इसकी गंभीरता को समझना नहीं चाहती। तभी तो मरा हुआ अलकायदा जहर छोड़ने लगा है। ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। तमाम पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद भी ईरान के विदेश मंत्री बीती रात हिंदुस्तान पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही देर पहले इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी इन विदेश मंत्री साहब की मुलाकात हुई है। वो भी तब जब ईरान ने आलोचना की थी नुपुर शर्मा वाले प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया था। ईरान ने भी अमीर अब्दुल हिया इनका नाम है विदेश मंत्री का, जिन्होंने जयशंकर साहब से मुलाकात की विदेश मंत्री से, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई है। और ख़ास बात यह है कि तब जबकि पाकिस्तान भारत को इस्लामिक कंट्रीज़ में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत ईरान के विदेश मंत्री की न सिर्फ होस्ट कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात हुई है। बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के चेहरे पर हिंदुस्तान की कूटनीति का, हिंदुस्तान की विदेश नीति का। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ कहा उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। नुपुर शर्मा की आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन नीदरलैंड में विपक्षी दल के नेता गीट विल्डर्स नुपुर शर्मा के पक्ष में उतर आए हैं। जी हाँ, विदेश में एक विदेशी पार्टी के नेता विल्डर साहब जो कि नीदरलैंड्स के हैं, वो खुलकर नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नुपुर के लिए क्या कुछ कहा है, सुनिए। Nupur Sharma did nothing else than speaking the truth about Muhammad. People might like it, people might dislike it, but she only spoke the truth. And I think it's very unfair that if somebody speaks the truth, that they get death threats, that the party is giving them a hard time, that Islamic nations are demanding that India government will apologize, even apologize for what she said. नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन उस माफी से ही कई मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं को संतोष नहीं हुआ है। इस बीच नुपुर शर्मा के पक्ष में बीजेपी नेता उमा भारती उतरी, तो दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि नुपुर शर्मा अपने मन की बात कहने के लिए आजाद है। कंगना ये भी लिखती है कि जब हर दिन हिंदू भगवानों को अपमानित किया जाता है तब हम कोर्ट जाते हैं, कम से कम अब ऐसा ना करें। इसके आगे लिखा कि ये अफगानिस्तान नहीं है, हम लोग एक पूरी व्यवस्था में चलती सरकार है जिसे लोगों ने चुना है और उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ये केवल उन लोगों को याद दिलाने के लिए है जो हमेशा इस बात को भूलते रहते हैं। आप देखिए कि किसी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि नुपुर को जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। तौकीर रजा ने कहा कि नुपुर को सुरक्षा के लिए जेल भेजो। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हर सभा, हर रैली में यही एक मुद्दा उठाकर घूम रहे हैं, जैसे और कोई मसला देश में है ही नहीं। हो सकता है कि ये बड़ा मसला हो, ओवैसी साहब इसको उठाना चाहते हो, लेकिन ओवैसी साहब के साथ सवाल ये भी है कि अलकायदा के बारे में वो चुप्पी क्यों साधते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती आज नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़ी हो गई। उमा भारती ने कहा कि नुपुर को भेड़ियों के बीच अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि नुपुर ने जो कुछ कहा था टीवी डिबेट में, उसकी आलोचना उमा भारती ने जरूर की है। देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं
तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको। नूपुर शर्मा विद्यार्थी परिषद की अच्छी नेता रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही है, पढ़ी लिखी योग्य विद्वान महिला है, साहस है, संस्कारवान है, शालीन है। उसको जानने से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसका सिर काट देने की धमकियां मिल रही हैं। जब उसने खेद व्यक्त कर दिया है, पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, इस सब की निंदा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसकी निंदा करने में आगे आना चाहिए और इस तरह से इसकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि, और उसमें मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे नेता हैं अगर वो इस बात की निंदा करें कि उसके सिर पे इनाम रखना या उसको जान से मारने की धमकी देना इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है, तो फिर से एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। हमारी तरफ से तो हो ही गई उसको निष्कासित करके। नूपुर शर्मा जब बोली तो उसके बाद पूरा देश, पूरा विश्व उनको निशाने पर ले रहा है, लेकिन अब नूपुर शर्मा ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। वो किसी भी तरह के बयान या किसी भी तरह के लिखित या मौखिक बयान को नहीं देना चाहती। बात मूसेवाला हत्याकांड की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें दिल्ली पुलिस ने माना है, यानी दिल्ली पुलिस का ये दावा है, कहना ठीक होगा, कि लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बकौल दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा कर लिया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। इनमें एक गिरफ्तारी पुणे से हुई है जिसका नाम सिद्धेश उर्फ सौरभ उर्फ महाकाल बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके ही इंटेलिजेंस पर पुणे पुलिस ने महाकाल को गिरफ्तार कर लिया है। महाकाल मूसेवाला हत्याकांड में तो शामिल नहीं है, लेकिन उसका एक बेहद करीबी व्यक्ति, एक शूटर, इस मूसेवाला हत्याकांड में शामिल है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस का कहना यह भी है कि दोनों ने मिलकर कई वारदात को पहले भी अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो फरार है, यानी वो शूटर जिसने मूसेवाला को गोली चलाई वो फरार है। दिल्ली पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई कि वो केस को उसके मुकाम तक पहुंचाएगी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी खड़े होते हैं। लेकिन लॉरेंस, जैसे हमने पहले भी पास्ट में ये चीज़ हाईलाइटेड है कि इसने ओन भी किया था कि इन्होंने पहले उसको मारने की प्लानिंग करने की अटेम्प्ट करी थी और इसके ज़्यादा इस वाले लेटर के बारे में हम अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई पुलिस इस पर अभी काम कर रही है। जो चीज़ें हमारे पास रेलेवेंट हैं, दे आर इंटरोगेटिंग हिम इन आर कस्टडी। लॉरेंस इज इन आर पुलिस कस्टडी रिमांड। लेकिन आपने सुना धारीवाल को, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड का। लेकिन कैसे मास्टरमाइंड है, कैसे उसने जेल में रहते हुए प्लान किया, ये जानकारी अभी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि केस पंजाब पुलिस इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, घटना पंजाब में घटी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली पुलिस जो है वो अपने लेवल पर दावा कर रही है कि वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सॉल्व कर सकती है या करने के करीब पहुंच गई है। एक तरीके से दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने है इस हत्याकांड के सॉल्व करने के का क्रेडिट लेने के लिए, का श्रेय लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें एक ऐसा शख्स सामने आ रहा है जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताता है और जो सलमान खान को भी मारने की धमकी देता है। क्या कुछ हुआ था मूसेवाला के साथ, इस खास रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग कैसे काम करता है।
मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे। धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद मुंबई पुलिस तो बेचैन है ही, लेकिन हमदर्द मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में राजवीर ने जो खुलासे किए हैं वो भी पुलिस की बेचैनी को और बढ़ा सकते हैं। गौर से सुनिए लॉरेंस के धर्म भाई का इरादा। भी अगला होर कहते भी होर कई टारगेट देने कई कलाकार, वो टारगेट सलमान है। अच्छा, उन सलमान दा की कसूर है? सलमान दा तो सारे कसूर है। की कसूर की कीता ने? उसने काला हिरन मारिया सी, अज उस बरी हो गया, अज वो पूरे केस चो बरी होया। उसने हिरन मार के बहुत बड़ी गलती करी है। ते हुण कोई हुण की तुसी कह रहे हो भी अगे तो सलमान दा करांगे भाई, खुल के कह रहे हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं गा। सलमान खान अब लॉरेंस गैंग के टारगेट नंबर 2 है और 2 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। इन दोनों बातों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको बड़े खतरे की आहट महसूस होगी और वैसा ही राजवीर ने भी दावा किया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੀਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ गलती ਮੰਨੀ, और ਜੇ गलती ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ। चलो ਹੁਣ भी खबर थोड़ी सलमान को मारने का ऐलान 4 साल पहले खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी किया था। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे। उसकी 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन नए सिरे से धमकी मिलने के बाद सलमान के लिए खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे हर ओर मौजूद हैं और उन्हीं में से एक राजवीर ने उसी अंदाज में सलमान को चेताया है जैसे मूसेवाला के मर्डर से 24 दिन पहले चेताया था। सुन के ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ। ਹਾਂ, फोटो ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗੇ। तो सुना आपने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक गुर्गा कह रहा है राजवीर कि सलमान खान अगर माफ़ी मांग लें पब्लिक के सामने आके जो कुछ हुआ था काले हिरण मामले में, तो वो शायद उनको बख्श देगा। ये राजवीर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पिछले 11 दिनों से आप सिद्धू मूसेवाला की खबरें टीवी पर, अखबारों में रोज देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको टीवी पर पहली बार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े शख्स का एक कबूलनामा सुनाने जा रहे हैं। ये शख्स खुद आपको चीख चीख कर बताएगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कितने दिन पहले रची गई और हत्या से पहले क्या कुछ तैयारी की गई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और सबसे आगे रहिए। टीवी पर पहली बार मूसेवाला का हत्यारा। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई के धर्म भाई ने कबूला मर्डर का अधर्म। मर्डर से पहले कातिलों ने किया मूसेवाला को कॉल। ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 22 ਮਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿਕਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਐ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਥੋਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪੱਟ ਲੋ। एबीपी न्यूज आज आपको वो आवाज सुनाने वाला है जो मूसेवाला मर्डर से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। वो आवाज खुद बताएगी कि आखिर मूसेवाला का मर्डर क्यों किया, क्या मकसद था और कैसे हत्या की साजिश रची गई। इस मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। अच्छा, पर ये समझा नहीं। अगले चंद मिनटों में इस आवाज का पूरा कबूलनामा आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आवाज के पीछे किरदार को जान लीजिए। राजवीर सादल और राजवीर सोपू, जो खुद को
लॉरेंस बिश्नोई का धर्म भाई कहता है। राजवीर ने इस कत्ल की इनसाइड स्टोरी भारत से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा के हमदर्द मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में बताई है। क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए। छोटे ਆਪਾਂ ਮਾਰਨ ਮਰਾਈਏ ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਚੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਥੋਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕੱਲ, ਇਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਭੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 22 ਮਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿਕਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਐਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਥੋਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ कुछ ਹੁੰਦਾ पट लो। राजदीप के मुताबिक मूसेवाला के मर्डर का फरमान लॉरेंस बिश्नोई ने 1 महीने पहले ही सुना दिया था और उसी के बाद हत्यारों को पंजाब में इकट्ठा किया गया। ਅੱਛਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਮੰਥ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ गलत करा भी। राजदीप को लगता था कि गुनाह को गलत बताकर वो बच जाएगा, लेकिन आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दबाव से उधर छोड़ के अपना क्षेत्र साधु शहर और पंजाब क्षेत्र छोड़ कर इधर अपने मौसी के लड़के के भाई के पास आके छिपा हुआ था, जिसका हमारे को इनपुट मिला तो हमने इसको गिरफ्तार किया। राजदीप मूसेवाला मर्डर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन ये उस साजिश का अहम हिस्सा था। राजदीप की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के लिए उन नामों तक पहुंचना आसान होगा जो हत्या के बाद से ही अपने अपने बिल में दुबके हैं। तो देखा, हम अपनी खबरों के जरिए आपको आगे रखते हैं, ये बताते रहते हैं कि बाकी चैनल चाहे जितना भी शोर शराबा हंगामा कर लें, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर ऑथेंटिक खबर मिलती है। और राजवीर का ये कबूलनामा जो कि उसने कनाडा के एक यूट्यूब चैनल को दिया, वो साफ दिखाता है कि सिद्धू मूसेवाला को कैसे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कई महीनों से टारगेट पे ले रखा था और अंत में वो कामयाब हुआ। और अब बारी है आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों की। आज हमने आपसे पूछा था कि नुपुर शर्मा मामले में भारत को मिली अलकायदा की धमकी पर अरब या फिर मुस्लिम देशों की चुप्पी ने क्या इनकी पोल खोल कर रख दी है। हजारों की संख्या में जवाब हमारे पास आए हैं और जो @ABP न्यूज़ के हैंडल पर जो जवाब हैं उसमें हाँ कहने वालों की संख्या 76% है और नहीं कहने वालों की संख्या 24% है। यानी ज़्यादातर लोग जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया वो ये मान रहे हैं कि ये चुप्पी जो है इस्लामिक कंट्रीज़ की अलकायदा की धमकी पर, वो दरअसल इन देशों की पोल खोल रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।